ब्लीच इस साल खत्म हो जाएगा अपनी वन ऑफ द बेस्ट आर्क्स 1000 ईयर ब्लड वॉर के साथ, जिसका फाइनल पार्ट बस कुछ ही दिन में आने वाला है। अब स्टोरी वैसे तो काफी सिंपल है, लेकिन कैरेक्टर्स इसमें बहुत सारे हैं, तो अगर तुम कुछ चीजें भूल गए हो तो हो सकता है कि ये फाइनल पार्ट तुम्हें इमोशनली उतना हिट ना करे। पर चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि तुम्हारा रिकैप गुरु वापस आ गया है ब्लीच का रिकैप लेके, और हम आर्क बाय आर्क पूरे ब्लीच की स्टोरी को कवर करने वाले हैं। तो अपना लंच, डिनर या स्नैक्स जो भी है पकड़ लो, क्योंकि वीडियो लंबी होने वाली है। हमारी कहानी शुरू होती है 15 साल के हाई स्कूल स्टूडेंट इचिगो से, जो जापान के जयपुर में अपने पापा और बहनों के साथ एक मेडिकल क्लिनिक चलाता है। उसने अपने बालों को ब्लीच कर रखा है और इसीलिए शो को ब्लीच कहते हैं। जस्ट किडिंग। जो चीज उसे सबसे अलग बनाती है वो ये है कि वो आत्माओं को देख सकता है। वैसे उसकी फैमिली भी उन्हें देख लेती है, लेकिन आजकल उसको कुछ ज्यादा ही दिखने लगी है। एक दिन एक स्पिरिट की हेल्प करके घर लेट आने पर उसके पिताजी उसे सुना देते हैं, पूरे शहर में जगह जगह धमाके हो रहे हैं और लाट साहब अब घर आ रहे हैं। क्या पापा, कुछ भी? नेक्स्ट डे फिर से एक बड़ा धमाका होता है। इचिगो देखता है कि उस स्पिरिट के पीछे एक बड़ा सा मॉन्स्टर पड़ा है। वो उससे हेल्प मांगती है, लेकिन तभी काली बेडशीट पहने एक छोटी सी लड़की आ जाती है और उस मॉन्स्टर को काट के रख देती है, और वो समझ ही नहीं पाता कि ये हुआ क्या। बाद में अपने बिस्तर पर वो इन इवेंट्स पर चिंतन कर ही रहा होता है कि तभी वो बच्ची उसकी खिड़की से अंदर आ जाती है। इचिगो उसे एक रख के देता है और कहता है, अगर चोरी करनी नहीं आती तो करती क्यों हो, चोरी पच्ची हो क्या? जिस पर वो बोलती है, I am not some चोरू चुक्की, myself रुकिया कुचिकी, और मैं आई हूँ सोल वर्ल्ड से आत्माओं को देने मुक्ति। But how the fuck you see me? जिसपे इचिगो कहता है कि मेरे माथे पे सी लिखा है क्या? रुकिया उसे अपने जादू का एक घुसंड मार के टेम्पररीली पैरालाइज करते हुए बताती है कि देख, दरअसल दो दुनियाएं हैं, एक है ह्यूमन वर्ल्ड और दूसरा है सोल वर्ल्ड, जहां से मुझ जैसे शिनिगामीज आते हैं। और सोल्स भी दो तरह की होती हैं, एक अच्छी होल सोल्स और दूसरी बुरी हॉलो सोल्स, जिनकी मुक्ति नहीं होती और वो दूसरी आत्माओं को खाकर अपना पेट भरती हैं। और अभी वो भी एक हॉलो का पीछा करते हुए यहाँ पर आई है, मतलब हॉलो अटैक। एक भयंकर हॉलो इचिगो की फैमिली पर हमला कर देता है। इचिगो की बहन को बचाते हुए रुकिया जख्मी हो जाती है और इचिगो भी उसके स्पेल को तोड़कर लड़ने पहुंच जाता है, लेकिन हॉलो उसे एक झटके में अलग फेंक देता है। कोई रास्ता ना देखकर रुकिया इचिगो को अपनी थोड़ी सी पावर्स ट्रांसफर करने की कोशिश करती है, बट गलती से वो रुकिया की सारी पावर्स खींच लेता है और एक ही झटके में बन जाता है एक सोल रीपर, एक शिनिगामी, द गॉड ऑफ डेथ, और हॉलो के चिथड़े उड़ा देता है। रुकिया बताती है कि उसके नारंगी बालों से ये हॉलोज अट्रैक्ट हो रहे हैं, और क्योंकि रुकिया की पावर्स हो गई हैं अब फ्लॉप, तो इचिगो को लेनी होगी अब उसकी जॉब। नेक्स्ट डे सारा परिवार ऐसे बिहेव करता है कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। घर की हालत पूछने पर इचिगो के पापा बताते हैं कि रात को एक शराबी ने घर के अंदर ट्रक घुसा दिया, लेकिन वो लोग घोड़े बेचकर बस सोते रहे। इचिगो कंफ्यूज हो जाता है कि इसकी बाई चांस की किसी को कुछ याद ही नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सिर्फ सपना देख रहा था। खैर जो भी हो, इचिगो अपने स्कूल पहुंचता है और आज उसकी क्लास में आई है एक नई स्टूडेंट। ओए, ये तो वही है, कुतिया कहीं की। रुकिया कुची की, और ज्यादा पटर पटर की तो अगली मुक्ति तुझे मिलेगी। रुकिया उसे समझाती है कि पावर जाने के कारण शी इज नाउ फोर्स्ड टू लिव इन दिस वर्ल्ड विद अ टेम्पररी बॉडी और गीगाई। मटर गश्ती करते करते दोनों अपनी क्लासमेट ओरिहिमे से मिलते हैं, जिसके पैरों पर एक अजीब सा निशान है। इसे देख के रुकिया थोड़ी सी परेशान हो जाती है और उसे पूछती है कि क्या हुआ है, जिस पर ओरिहिमे खिलखिला के वहां से भाग जाती है। कमाल लड़की है। और फिर ये दोनों भी अपने घर निकल लेते हैं। रात को इचिगो सोने ही वाला होता है कि रुकिया उसे एक हॉलो से बचाती है। इचिगो भी तलवार उसके सर पर दे मारता है और मास्क टूटते ही सामने आता है कि वो कोई और नहीं बल्कि ओरिहिमे का भाई है, जिस पे रुकिया कहती है कि अबे चपड़ गंजू, इसीलिए कहती हूँ कि हॉलोस को एक स्ट्राइक में खत्म किया कर, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, हॉलो भी कभी एक ह्यूमन सोल थी, जिनको समय से मुक्ति नहीं मिल पाई और अब वो अपनी तन्हाई मिटाने के लिए अपनों को ही निशाना बनाते हैं, यानी कि अगला टारगेट ओरिहिमे है। उधर ओरिहिमे और उसकी बेस्टी तात्सुकी मार्केट में बढ़ते कॉकरोचेस के बारे में बात कर रहे होते हैं कि तभी वो हॉलो उन पे अटैक कर देता है और ओरिहिमे की आत्मा बाहर निकाल देता है, क्वाइट लिटरली। साथ में तात्सुकी भी जख्मी हो जाती है, पर तभी वहां पर इचिगो आ जाता है और अपनी जान पाख्तों से उन्हें डिफेंड करता है। हॉलो और इचिगो बढ़िया घुसंड एक्सचेंज करते हैं और ओरिहिमे भी मिड फाइट हॉलो को पहचान जाती है। भैया आप? हाँ बहना, तुमने तो मुझे याद करना ही छोड़ दिया बहना, लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूला बहना। मैं तुम्हें मार के अपने साथ ले जाऊंगा, चलो मेरे साथ चलो।
जिस पर इचिगो कहता है कि एक मॉन्स्टर भी अपनी बहन के बारे में कभी ऐसा नहीं कहता, विच मेक्स द हॉलो इवन मोर एंग्री। लेकिन तभी ओरिहिमे उसे हक कर लेती है और बताती है कि वो अपने बड़े भाई को आखिर कैसे भूल सकती है, वो तो हमेशा उसकी यादों में उसके साथ रहे हैं। इस बात से हॉलो का दिल पिघल जाता है और वो इचिगो की जान पाकतों से खुद को ही मुक्त कर देता है। नेक्स्ट डे स्कूल में ओरिहिमे काफी कंफ्यूज हो जाती है कि कल आखिर हुआ क्या था। वो तात्सुकी से पूछती है, तो फिर पोचिता का क्या हुआ? अब ये पूछता कौन है? कमाल है, किसी को कुछ याद ही नहीं। लंच में एक नया कैरेक्टर दिखाई देता है जिसका नाम है चैड, जो एक अजीब सा तोता लेकर घूम रहा है। रुकिया एक्सप्लेन्स कि उस तोते में कोई सोल कैद है और अगर उसे जल्दी मोक्ष नहीं मिला तो वो हॉलो बन सकता है, लेकिन ये नया लड़का इसे स्कूल में लेकर क्यों घूम रहा है। चैड बताता है कि ये तोता मुसीबत में है और ऐसे में इसकी रक्षा करना उसकी जिम्मेदारी है। उसी रात चैड पर एक हॉलो अटैक हो जाता है और उसे इचिगो के क्लिनिक में भर्ती कराया जाता है, मगर चैड के दिमाग में ना जाने क्या चल रहा था कि वो रात को ही क्लिनिक से भाग जाता है। तोता उसे बताता है कि जिसने भी उसे अपनाने की कोशिश की है उसके साथ हमेशा बुरा ही हुआ है, वो बैड लक के अलावा और कुछ नहीं। वही बकचोदी जो लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड्स को रात के 1 बजे देती हैं। तभी एक हॉलो फिर से चैड पर अटैक कर देता है और पता चलता है कि इसी हॉलो ने उस बच्चे को भी मारा था जिसकी सोल इस तोते में फंसी हुई है, और उसकी सोल को ट्रैक करके ही वो उसके न्यू गार्जियंस को मार देता है। इधर इचिगो और रुकिया चैड को ढूंढने निकलते हैं जो उस हॉलो से अंधों की तरह लड़ रहा है, और फाइनली इचिगो आकर उसे हरा देता है और उस पैरट को भी मोक्ष देकर उसकी माँ के पास भेज दिया जाता है। रुकिया की एब्सेंस में भी इचिगो सोल रीपर बन सके इसलिए वो उराहारा के पास पहुंचती है, जिसका सोल सोसाइटी से कोई तो है नाता क्योंकि वो परचून की दुकान है चलाता। वो देता है इचिगो को परमैन की डॉल लेने उसकी जगह व्हेन ही इज रीपर ऑफ सोल्स। बस एक प्रॉब्लम है कि ये बंदा थोड़ा सा ठरकी है जो इचिगो की बॉडी में स्कूल की लड़कियां छेड़ रहा है। थोड़ा सा खिसका हुआ है लेकिन बंदा दिल का बड़ा साफ है। वो कुछ बच्चों को हॉलोस के अटैक से बचाता है और फिर पकड़े जाने पर अपनी कहानी बताता है कि कैसे उन्हें सोल सोसाइटी के टॉप साइंटिस्ट ने हॉलोस को मारने के लिए एज वॉरियर्स बनाया था, लेकिन उनकी प्रेजेंस से दुनिया में स्पिरिचुअल इम्बैलेंस होने लगा और तब सारी मॉड सोल्स को ब्रूटली डिस्ट्रॉय कर दिया गया। ये सुनकर इचिगो को पहली बार रियलाइज होता है कि सोल सोसाइटी उतनी भी अच्छी नहीं है जितनी लगती है। फिर इचिगो उसे एक प्लशी में डाल जिंदा छोड़ देता है। मीनवाइल रुकिया को ढूंढने के लिए एक सोल रीपर को भेजा जाता है। उसी बीच इचिगो और उसकी फैमिली अपनी माँ की डेथ एनिवर्सरी पर उनकी ग्रेव विजिट करते हैं, जहां वो सोल रीपर उन पर अटैक कर देता है। लेकिन सिचुएशन और ज्यादा खराब तब हो जाती है जब उसकी बहनें भी एक डेंजरस हॉलो अटैक में फंस जाती हैं। इचिगो उस हॉलो का सामना करता है और तब ये रिवील होता है कि वो हॉलो कोई और नहीं बल्कि ग्रैंड फिशर है, वही हॉलो जिसने उसकी माँ को मारा था। गुस्से में वो उस पर धावा बोल देता है लेकिन ग्रैंड फिशर भाग निकलता है और उनसे इंप्रेस होके वो सोल रीपर उन्हें बस एक वार्निंग देके छोड़ देता है। इचिगो भी डिसाइड करता है कि अब वो अपनी ड्यूटीज में कोई किंतु परंतु नहीं करेगा, वो सोल रीपर बना रहेगा ताकि लोगों की मदद करने के साथ साथ एक दिन ग्रैंड फिशर की गर्दन भी अपने हाथों से काट सके। एक और हॉलो हंटिंग मिशन पर इचिगो का सामना होता है सब्यसाची के कूलेस्ट दर्जी उर्यू इशिदा से, जो कि उसके क्लास का टॉपर है और एक क्विंसी है जो स्पिरिचुअल एनर्जी से तीर बनाकर हॉलोस को मारता है और सोल रीपर से दिली नफरत करता है। वो बताता है कि वो उनके स्पिरिट रिबन्स देख सकता है, वो उनके बारे में सब जानता है, रुकिया और उसकी असलियत, उनका ठिकाना और यहाँ तक कि इचिगो किस दिन सोल रीपर बना था, हर चीज का हिसाब है इस बंदे के पास। वो इचिगो को एक हॉलो हंटिंग चैलेंज देता है जो जितने कम समय में जितने ज्यादा हॉलोस को मारेगा वो उतना बेहतर, और इतना कहकर लार्ड साहब तुरंत एक हॉलो बेट छोड़ देते हैं जिससे अट्रैक्ट होकर पूरा आसमान हॉलोस से भर जाता है। इसी कैओस के बीच चैड और ओरिहिमे की हिडन स्पिरिचुअल पावर्स भी अवेकन होने लगती हैं। चैड को अपने दादाजी अंकल बेन की कही हुई बात याद आ जाती है कि हाथ सिर्फ मुट्ठी कसने के लिए नहीं बल्कि लोगों की मदद करने के लिए होते हैं, और उसका पूरा आर्म ट्रांसफॉर्म हो जाता है। नाउ ही कैन फैब 10 टाइम्स एज फास्ट। वहीं ओरिहिमे भी तात्सुकी और बाकी स्कूल स्टूडेंट्स को बचाते हुए अपनी फेरी लाइक पावर्स अनलॉक कर लेती है, जिसमें हीलिंग एक प्राइमरी फैक्टर है। इधर उर्यू भी 30-40 हॉलोस को मार चुका होता है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा होता कि बेट इतना छोटा होने के बावजूद इतने सारे हॉलोस आ कहां से रहे हैं, और इचिगो ये सोच के परेशान हो रहा होता है कि ये बहन का लाल क्लास टॉपर इतना घटिया आइडिया कैसे सोच सकता है। मुझे नीचा दिखाने के चक्कर में इसने पूरे शहर को खतरे में डाल दिया। तो ये बहन का लाल एक क्विंसी है, एक ऐसा क्लैन जिनके अनुसार हॉलोस को मुक्ति देकर सोल रीपर्स उनके गुनाहों पर पर्दा डाल रहे हैं। इनको मुक्ति नहीं मृत्यु मिलनी चाहिए। यही फिलॉसफी दोनों पार्टीज के बीच मतभेद पैदा करती है। क्विंसीज हॉलोस को परमानेंटली मार देना चाहते हैं, लेकिन ऐसा करने पर सोल्स का बैलेंस बिगड़ता है, जिससे ऑब्वियसली सोल रीपर्स को प्रॉब्लम है, और इसी वजह से करीब 200 साल पहले सोल रीपर्स ने क्विंसीज को ऑलमोस्ट खत्म कर दिया था।
था। उरियो अपनी दादा की डेथ के लिए भी सोल रीपर्स को ही जिम्मेदार मानता है और इसीलिए वो उनसे इतनी नफरत करता है। रुकिया और इचिगो उसे कन्फ्रंट करते हैं और तब वो अपनी गलती मानता है और ये फैलाया हुआ रायता समेटने के लिए मजबूरन उनके साथ काम करता है। तभी आसमान फटता है और एक बहुत ही विशाल काई हॉलो बाहर निकलता है। ये है मैनोस ग्रांडे। दोनों उस पे कंबाइन अटैक करते हैं और इचिगो अपनी पूरी स्पिरिचुअल एनर्जी लगा के उसे वापस उसके बिल में घुसा देता है, लेकिन एनर्जी का ये फ्लक्चुएशन उसका शरीर झेल नहीं पाता और वो वहीं बेहोश हो जाता है। और तब दर्जी साहब उसकी एक्स्ट्रा स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज करके उसकी जान बचाते हैं। नेक्स्ट डे इचिगो उरियो से दोस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे भाव ही नहीं देता। इधर रुकिया परेशान है कि इंसानों से अटैचमेंट कहीं उसके लिए दिक्कत ना खड़ी कर दे, क्योंकि सोल सोसाइटी से कभी भी बुलावा आ सकता है। उधर उराहारा की दुकान पे एक बोलने वाला बिल्ला आकर बताता है कि 2 खतरनाक हंटर्स आ चुके हैं, संभल कर रहना। इचिगो डेंजर में ना पड़े इसलिए रुकिया रात को वहां से भाग जाती है ताकि सोल सोसाइटी से आए इन हंटर्स का सामना वो अकेले कर सके। इचिगो भी उसके पीछे पीछे जाता है और वहां उसका सामना होता है सोल सोसाइटी के 2 पावरफुल सोल रीपर्स से। बट इचिगो इज लाइक, I am not in danger, Skylar. I am the danger. इसमें से एक सोल रीपर बताता है कि उसका नाम रंजीत ओबरॉय है, I mean रेंजी आबाराई है, और ये हैं उसके कैप्टन और रुकिया के बड़े भैया ब्याकुया। और हम दोनों रुकिया को मौत की सजा देने वापस से सोल सोसाइटी लेकर जा रहे हैं। मगर क्यों? क्योंकि समझ के खुद को कूल तोड़े हैं इसने भयंकर रूल्स। अब खड़ा खड़ा मेरा मुंह क्या देख रहा है, दफा हो जाए यहाँ से यू फूल। ऐसा करने के लिए तुम्हें मेरी लाश पर से गुजर, हाँ तेरी लाश पर से ले जाएंगे, नो प्रॉब्लम। पर इचिगो यहाँ पर मरता नहीं है, उसकी जान बख्श दी जाए इसके लिए रुकिया चुपचाप सोल सोसाइटी चली जाती है और वहाँ इचिगो अपनी पावर्स खो के मरने की हालत में पहुंच जाता है। लेकिन उराहारा उसकी जान बचा लेता है और कहता है, अगर करना चाहता है रुकिया को सेफ तो बनना पड़ेगा ब्रेव। बता बनेगा ब्रेव? हाँ बिल्कुल। तो कल सुबह काली पहाड़ी के पीछे वाली दुकान के नीचे आ जाना, ओके बाय। उराहारा इचिगो को बताता है कि रुकिया से जो उसको पावर्स मिली थी ब्याकुया के अटैक ने उन्हें खत्म कर दिया है, लेकिन वो उसे उसकी खुद की एनर्जी से सोल रीपर बनाएगा विद हिज ओन जानपाक्तो। और अगले 10 दिन वो उसे ऐसी जी फाड़ ट्रेनिंग देगा कि वो सबकी जी फाड़ के रख दे, बट ओनली इफ ही मेक्स इट आउट ऑफ द ट्रेनिंग अलाइव। ट्रेनिंग के फर्स्ट फेज में उसे स्पिरिट बॉडी कंट्रोल सिखाया जाता है। दूसरे फेज में उसकी सोल को बॉडी से अलग करके एक पिट में फेंक दिया जाता है, जहां अगर वो 3 दिन में एक सोल रीपर नहीं बना तो हमेशा हमेशा के लिए एक हॉलो बन जाएगा। उसी दौरान अपना टॉकिंग टॉम योरुइची, चैड और ओरिहिमे को ट्रेन करना शुरू करता है ताकि वो भी इचिगो के साथ सोल सोसाइटी जा सके। उधर पिट में इचिगो एक हॉलो बनने वाला होता है कि तभी उसे एक खूंखार आदमी दिखता है जो उसे बोलता है कि बेटा अगर ऐसे ही चलता रहा तो बन जाएगा तेरा भूत, हनुमान चालीसा पढ़ाकर मोह माया से जाएगा छूट, और नाम याद रखना ज़ानगेत्सु। और हनुमान जी का नाम लेकर इचिगो अनलॉक कर लेता है अपनी हिडन सोल रीपर पावर्स। आदमी को खुद पे विश्वास हो तो क्या नहीं हो सकता है। अब स्वॉर्ड का नाम भी जान लिया और छुड़ा दिए उराहारा के पसीने, रुकिया को बचाने निकल पड़ी है इनकी गैंग तान के अपने सीने। इचिगो और पार्टी गेट क्रॉस करके सोल सोसाइटी के रूकॉन डिस्ट्रिक्ट में पहुंचती है, जहां नॉर्मल आत्माएं रहती हैं। रुकिया को सेरेटे में रखा गया है, जहां सिर्फ सोल रीपर्स और नोबल हायर अप्स ही जा सकते हैं। सेरेटे में घुसने की कोशिश करने पर इचिगो का सामना होता है जायंट गेटकीपर जीदानबो से, जिसे वो उराहारा की ट्रेनिंग की वजह से आसानी से हरा देता है, वो भी ऑरा फार्म करते हुए। अब यहाँ थोड़ा कॉन्टेक्स्ट सुनो। सेरेटे की सिक्योरिटी और कानून संभालते हैं सोल सोसाइटी के 13 गोटे। इनका बेसिक काम है हॉलोस का सफाया करना और भटकती हुई आत्माओं को गाइड करना। हर गोटे में एक गोटा होता है जो उसका कैप्टन होता है। गेट खुलते ही तीसरे गोटे का गोटा किन इचिमारू एंट्री मारता है और इचिगो को वापस बाहर फेंक देता है। योरुइची बताता है कि उसके जानकार के पास एक तरीका है जिससे वो इस सेरेटे में घुस सकते हैं। और इसी बीच इचिगो की मुलाकात होती है द ग्रेट गंजू शिबा से, जिसके बाल शायद मेरी तरह थोड़े झड़ रहे हैं और वो सोल रीपर से तहे दिल से नफरत करता है, और इसलिए दोनों में तुरंत लड़ाई शुरू हो जाती है। बाद में योरुइची गांजू की बहन कुकाकू शिबा से हेल्प मांगता है, जो अपनी फायरवर्क्स कैनन से उन्हें सेरेटे के अंदर भेजने का प्रॉमिस करती है, जो एक इनविजिबल शील्ड से कवर्ड है। इसमें एंटर करने के लिए उन्हें भी अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से खुद को सराउंड करके एक प्रोटेक्टिव शील्ड बनानी पड़ेगी, और यहाँ इनकी इस चीज की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ रुकिया की एग्जीक्यूशन डेट कम करके उसे श्राइन ऑफ पेनिटेंस नाम की जेल में शिफ्ट कर दिया जाता है। इधर सारे गोटों की एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जाती है कि ये बहन के भाई इन्वेडर्स आए कहां से और गायब कहां हो गए, और तभी इमरजेंसी
इमरजेंसी अलार्म बजता है कि इन्फिल्ट्रेटर्स आसमान से सेरेटे में घुस रहे हैं और यहाँ दो अलग ही सीन चल रहे होते हैं। इधर 11वें गोटे का क्रेजी कैप्टन केनपाची ज़राकी एक वर्दी अपोनेंट की तलाश में इचिगो के शिकार पर निकल जाता है और उधर मच रेस्पेक्टेड और भोले भाले कैप्टन आइजन गिन को कन्फ्रंट करते हैं कि उसने इतनी आसानी से दुश्मनों को भागने क्यों दिया, जिस पे गिन बोलता है एक पे रैप्टा मारा ना सड़क पे हकता फिरेगा। इस बात पे 10वें गोटे के कैप्टन हित्सुगाया को शक हो जाता है कि गिन कुछ तो प्लान कर रहा है। इधर इचिगो से उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी संभलती नहीं और टीम की बैंड बज जाती है और वहीं मिड एयर धमाके में पूरी गैंग आसमान में ही बिखर जाती है। इचिगो गिरता है गंजू के साथ, उरियो पहुंचता है ओरिहिमे के पास और चैड और योरुइची अलग अलग पहुंच जाते हैं। लैंडिंग के बाद इचिगो की पहली टक्कर होती है साइतामा के बिछड़े भाई इकाकू से। वो इस टकले को हराता है और गांजू इसके टीममेट से जैसे तैसे बच के भागता है। इसके बाद दोनों बहुत सारे सोल रीपर से घिर जाते हैं और मेडिकल स्क्वाड के मेंबर हानातारो को बंदी बना लेते हैं और उन्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं, बट नो वन गिव्स अ शिट अबाउट द मेडिकल स्क्वाड और मजबूरी में उन्हें हानातारो को भी साथ लेके भागना पड़ता है। अब हानातारो भी रुकिया को बचाना चाहता है और इसलिए वो उनकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है। वो उन्हें रुकिया के सेल की तरफ ले जाता है जहां उनका रास्ता रोकता है रेंजी। इचिगो रेंजी को धूल चटा देता है और हारने के बाद रेंजी रोते हुए उसकी बेस्ट फ्रेंड रुकिया को बचाने की भीख मांगता है। इधर उरी और ओरिहिमे का पंगा स्क्वाड 12 के कैप्टन द मैड साइंटिस्ट मायूरी से होता है। इस हराम के पिल्ले ने ह्यूमंस और सोल्स पे अनगिनत एक्सपेरिमेंट्स करके खुद को एक चलती फिरती लेबोरेटरी बना दिया है। वो एक जवान क्विंसी को देखकर खुश हो जाता है कि एक नया बकरा मिल गया। तेरा दद्दू तो एक ही हॉलो अटैक में मर गया था, बेचारा बहुत तड़पा था। उरियो ओरिहिमे को वहां से भगा देता है और अपनी क्विंसी पावर्स को दांव पे लगा सदी का सबसे भयंकर हॉलो पर्पल उसकी छाती में दे मारता है। बट ये बहन का लाल बड़ी मुश्किल से वहां से अपनी जान बचा के भाग निकलता है और उर्यू पकड़ा जाता है। उधर चैड का पंगा ठरकी चाचा शुनसुई से होता है जो उसे हरा के जेल में बंद कर देते हैं। अब चैड कोई मेन कैरेक्टर तो है नहीं कि उसको स्पेशल पावर अप मिलेगी, तो हार गया बेचारा। इन सब के बाद इचिगो का सामना होता है सोल सोसाइटी के सबसे बड़े राक्षस कैप्टन केनपाची ज़राकी से, जो उससे एक एपिक फाइट की उम्मीद कर रहा है। यहाँ पर सबकी फट जाती है। इचिगो हानातारो और गांजू को रुकिया को बचाने के बहाने भेज देता है कि कम से कम वो तो जिंदा बच जाएं, और खुद इस राक्षस से भिड़ जाता है। दोनों में भयंकर मारामारी होती है और इचिगो को मिलता है नया पावर अप बिकॉज ही इज द मेन कैरेक्टर, और ज़ानगेत्सु की मदद से वो इस फाइट को एक टाई पर रोक पाता है। दोनों बुरी तरह घायल होकर गिर पड़ते हैं और योरुइची उसे वहां से उठाकर ले जाता है। इसी मारामारी के बीच सोल सोसाइटी के सबसे रेस्पेक्टेड और सीधे साधे कैप्टन सोसुके आइजन की लाश दीवार पर लटकी मिलती है। पूरे सेरेटे में हड़कंप मच जाता है। ये क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ? सभी एक दूसरे पर शक करने लगते हैं और लड़ाई चालू हो जाती है। इधर योरुइची इचिगो को एक हिडन लोकेशन पर ले आता है। होश आने पर वो उससे पूछता है कि एक बिल्ला आखिर उसको इतनी ऊपर कैसे उठा लाया, जिस पर रिवील होता है कि इस बिल्ले के पास तो बिल्ली है। योरुइची निकलती है एक डार्क स्किन्ड बैडी मिलिए योरुइची शिहोइन से, जो एक फॉर्मर स्क्वाड कैप्टन है और इसलिए सोल सोसाइटी का चप्पा चप्पा जानती है। इधर गांजू रुकिया के पास पहुंचता है और उसके भी होश उड़ जाते हैं, क्योंकि रुकिया वही सोल रीपर है जिसने उसके भाई को मारा था। वो एक लंबी सांस भरता है और कहता है, एक शिबा कभी अपना वादा नहीं तोड़ता, वरना अभी तेरी गर्दन तोड़ देता, कुतिया साली। तभी ब्याकुया वहां जाता और गांजू को चुपचाप दफा होने बोल देता है। इसी बीच इचिगो भी आ पहुंचता है और दोनों में एक और लड़ाई चालू। इचिगो टक्कर देने की पूरी कोशिश करता है पर ब्याकुया उससे क्लियरली कई लेवल्स ऊपर है। इचिगो उससे कहता है कि साले कोई भी अपनी बहन को नहीं मारेगा, लेकिन तूने तो रुकिया की एग्जीक्यूशन डेट तक कम करवा दी। जिस पर ब्याकुया कहता है, चाहे कोई भी हो, नियमों को तोड़ा नहीं जा सकता, नियम ही सत्य है और मैं सिर्फ नियमों और आदेशों का पालन कर रहा हूँ। नियमों का पालन? साले जरा सी भी बुद्धि होती ना तो तू इन नियमों से लड़ता, ना कि किसी नपुंसक की तरह अन्याय होते देखता। जिस पर ब्याकुया भी भड़क जाता है और इचिगो का गेम बजाने ही वाला होता है कि तभी योरुइची आकर उसे बचा लेती है। वो उसे एक अंडरग्राउंड बेस में ले जाके बताती है कि ज़ानपाक्तो के एक्चुअल में दो फॉर्म्स होते हैं। पहला है शिकाई, जिसमें ज़ानपाक्तो का नाम लेकर उसकी पावर्स एक्टिवेट की जाती हैं, और दूसरा है बानकाई, जो उसका फाइनल और सबसे पावरफुल फॉर्म है। अब वैसे तो बानकाई को मास्टर करने में 10 साल लग जाते हैं, लेकिन तुझे ये 3 दिन में करना होगा, वरना रुकिया का गेम बच जाएगा। और इचिगो भाई अपना ठहरा हैकर। तुम करते रहो सालों तक मेहनत, वो एक दिन पढ़ के गूगल का इंटरव्यू निकालेगा। वहीं दूसरी तरफ रेंजी भी अपना बानकाई अनलॉक करके ब्याकुया से भिड़ जाता है, लेकिन फिर भी बुरी तरह पिटता है। आखिरकार रुकिया की फांसी का दिन आता है। एक सोल रीपर की एग्जिस्टेंस को खत्म करने के लिए यूज होता है 1 मिलियन ज़ानपाक्तो की पावर्स वाला ब्लेड सोक्योकू। रुकिया को एग्जीक्यूट करने के लिए सोक्योकू को चलाया जाता है, और जैसे ही वो रुकिया को हिट करने वाला होता है, एपिक एंट्री लेते हुए इचिगो उसको रोक देता है। या नो वन बिलीव्स दैट 1 मिलियन पार्ट नाउ। वो रुकिया को रेंजी के हवाले कर चिल्लाता है,
काफी सारे कैप्टन्स भी जो रुकिया के एग्जीक्यूशन के खिलाफ थे वो विरोध कर देते हैं और शुरू होती है इचिगो और ब्याकुया के बीच फाइनल टक्कर। योरुइची के अंदर कठिन तपस्या करने के बाद इचिगो सिर्फ 2.5 दिन में अपना बानकाई टेंसा ज़ानगेत्सु अनलॉक कर लेता है और ब्याकुया रियलाइज करता है बड़े भैया ब्याकुया और अपने नारंगी संतरे के बीच एक धुआंधार मुकाबला होता है। ब्याकुया कैसे न कैसे करके इचिगो पर हावी हो ही जाता है, लेकिन तभी इचिगो के अंदर से एक आवाज आती है, कमबख्त, इतनी क्षमता होने के बाद भी हार रहा है। और अचानक इचिगो के अंदर से निकलता है एक हॉलो जो ब्याकुया की बैंड बजा देता है। ब्याकुया को समझ ही नहीं आता कि ये हुआ क्या। उसने ऐसा नजारा पहली बार देखा था। उसे समझ नहीं आता कि इचिगो इंसान है, सोल रीपर है या फिर एक हॉलो। पर तभी किसी तरह इचिगो उस हॉलो से वापस अपना कंट्रोल ले लेता है। आखिर में इचिगो जीत जाता है और ब्याकुया को अपनी जिद छोड़नी पड़ती है। एंड वी गेट अ होल बैक स्टोरी की कैसे वो रुकिया की बहन का पति है। रुकिया मुंह बोली बहन है एंड ही एक्चुअली केयर्स फॉर हर एंड दैट ही इज अ गुड गाय। वहीं दूसरी तरफ कैप्टन हित्सुगाया और मदर डेयरी सोल सोसाइटी के सुप्रीम कोर्ट सेंट्रल 46 में घुसते हैं, ये पता करने की भाईचारा इतना तो सीरियस मैटर भी नहीं था जितना एग्जीक्यूशन डेट्स को कम कर दिया गया। पर वहां उन्हें मिलती हैं सिर्फ और सिर्फ लाशें। पता चलता है कि जजेस तो महीनों पहले ही मारे जा चुके हैं। तभी एंट्री होती है उस इंसान की जिसकी लाश देख के पूरा सेरेटे रो रहा था रात दिन। एंट्री लेता है आइजन विद हिज चमचे टोसन एंड गिन। यानी इसने अपनी मौत का नाटक किया। सोल सोसाइटी में आपसी फूट भी इसी ने डाली और रुकिया को मरवाने तक के ऑर्डर्स इसी ने दिए। इट वॉज ऑल अ पार्ट ऑफ आइजन्स प्लान। मगर क्यों? एवोल्यूशन। आइजन सीधा टेलीपोर्ट होकर रुकिया और रेंची के पास पहुंचता है और अपने इस 4D चेस का लाइव वॉक थ्रू देता है। आइजन ने अपने जानपाख्तों से सबको हिप्नोटाइज करके अपनी नकली मौत का नाटक किया। सेंट्रल 46 के सभी जजेस को मारकर पर्दे के पीछे से रुकिया के एग्जीक्यूशन के सारे ऑर्डर्स वो खुद पास कर रहा था और उसका असली मकसद था होग्योकू को पाना। उराहारा एक टाइम पर सोल सोसाइटी का जाना माना वैज्ञानिक हुआ करता था और उसने होग्योकू नाम की ये चीज बनाई थी जो एक सोल रीपर और हॉलो के बीच की बाउंड्री को तोड़ के उनको एक नेक्स्ट लेवल पर इवॉल्व कर सकती है। अपनी ही क्रिएशन से डर के उराहारा ने उसे रुकिया की सोल के अंदर छुपा दिया था और इसलिए करना पड़ा इतना सारा नाटक ताकि होग्योकू से पावर्स बन जाएं और भी घातक। पर रुकिया का एग्जीक्यूशन तो रुक गया, अब होग्योकू निकलेगा कैसे? इसके लिए आइजन भैया उराहारा का ऑल्टरनेट फॉर्मूला यूज करते हैं और रुकिया की छाती में हाथ डाल के बिना उसे मारे होग्योकू बाहर निकाल लेते हैं। हाउ कन्वीनियंट। अगर ऐसा ही था तो इतना बड़ा नाटक करने से अच्छा पहले ही हाथ डाल के क्यों नहीं निकाल लिया। खैर तभी बाकी सारे कैप्टन्स वहां आइजन को घेर लेते हैं। आइजन, साले बहन के लवर, धोखेबाज। लेकिन तभी आसमान फटता है और मैनोस ग्रांडे की डूम ट्यूब आइजन, गिन और तोसन को ऊपर खींचने लगती है और जाते जाते आइजन देता है ब्लीच का वन ऑफ द कूलेस्ट सीन। आइजन अपना चश्मा निकालता है, बाल सेट करता है और नीचे खड़ी सोल सोसाइटी को देखते हुए कहता है, आसमान का ये सिंहासन सदियों से था खाली, ना तुम वहाँ थे, ना मैं, ना खुद भगवान, पर अब इस खाली आसमान को मिल गया है उसका असली राजा। From now on, I alone am the honored one. और सोल सोसाइटी आर्क यहाँ खत्म। इसके बाद काफी सारे फिलर्स हैं और हम उन सबको स्किप करके इसकी नेक्स्ट आर्क यानी कि अलंकार वाला पूरा सेक्शन अगली वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो उसके लिए सब्सक्राइब कर लेना। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर देना भाई, बहुत मेहनत लगी है और ये वाला अच्छा परफॉर्म करेगा तभी अगला वाला बनाने की मोटिवेशन आएगी, सो प्लीज डू दैट। फिलहाल मैं चलता हूँ, मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट वीक विद द नेक्स्ट पार्ट। दिस तरुण, यू आर वाचिंग एनिमेटियम टॉक्स। बाय बाय।